अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पढ़ने हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इसको आप देखेंगे कि सबसे पहले तो ये हम जो आपके सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, तो आप इसको गौर से समझें कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इस स्लाइड पे लिखा है कि दिस प्रेजेंटेशन provides a very basic introduction to the concept of parts of speech in language. Actually, the study of parts of speech can be quite complicated and involved, but the purpose of this presentation is to give the students a working vocabulary and a way to improve their grasp of grammar. कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम स्पीच बोलते हैं गुफ्तगू को। हम अपनी जो हमारा तकल्लुम होता है, जो हमारा शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, हम कहते हैं इट्स अ स्पीच। मतलब है कि स्पीच एक टर्म के तौर पे, एक इस्तिलाह के तौर पे तो इस्तेमाल होता है तकरीर के लिए, लेकिन हमारी ईच एंड एवरी कॉन्वर्सेशन, हर एक गुफ्तगू को भी हम स्पीच कहते हैं आम मानों में, जनरल मीनिंग में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि हमारी गुफ्तगू के हिस्से, यानी कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स किसी से शेयर करते हैं, तो हमारी गुफ्तगू के हिस्से क्या होते हैं, यानी कि हम अपनी गुफ्तगू में किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो जितनी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वो क्या होती हैं? ये लिस्ट आपके सामने आ गई। सबसे पहले नाउन्स होते हैं, उसके बाद वर्ब्स होते हैं, उसके बाद प्रोनाउंस होते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद कॉन्जंक्शंस हैं, उसके बाद आर्टिकल्स हैं, फिर प्रपोजिशंस हैं, फिर इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 क्या है जी? ये 9 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जो भी गुफ्तगू करेंगे उसमें ये 9 चीज़ें शामिल होंगी। आपके अल्फाज में या तो नाउन्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, या आप अफ़आल की यानी वर्ब्स को यूज़ करके अपनी बात मुकम्मल कर रहे होंगे, या आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर आप एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर आप एडवर्ब्स, यानी कि इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इनको कहते ही इसलिए हैं कि ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं। पार्ट हम बोलते हैं हिस्सा को, एक जुज़ को, एक जुज़्व को। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि अज्ज़ाए तकल्लुम, कि हमारी गुफ्तगू के जो अज्ज़ा होते हैं, तो वो यही अज्ज़ा होते हैं। हमारी गुफ्तगू इनके बगैर नामुकम्मल होती है, और यही जुज़्वे मतलब है कि अज्ज़ाए लाज़िमा होते हैं हमारी गुफ्तगू का। तो इनको हम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे साइड पे लिखा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस हैज़ अ जॉब टू डू, अ रोल इन द सेंटेंस। कि कोई जुमला होता है तो उसका हर एक लफ्ज़, उसका एवरी सिंगल वर्ड हैज़ अ जॉब टू डू, उसका कोई ना कोई काम होता है जो वहाँ पे वो करता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने कहा दिस इज़ अ बॉय, या आई एम गोइंग टू लाहौर, तो आई एम गोइंग टू लाहौर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनका एक अपना अपना प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है ना, इनका अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। कोई भी चीज़ जो है वो इजाफ़ी नहीं या गैर ज़रूरी नहीं होती, कि जुमले में जितने अज्ज़ा होते हैं, जितने वर्ड होते हैं, तो एवरी सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस हैज़ अ जॉब टू डू, यानी कि वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। अ रोल इन द सेंटेंस, के उसका उस जुमले में कोई ना कोई किरदार ज़रूर होता है। तो हम इनको देखते हैं जी। सबसे पहले है जी नाउन। तो नाउन, नाउन क्या होता है जी? नाउन एक्चुअली इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। किसी भी शख्स, जगह या चीज़, या किसी सिफ्त, क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। तो ईच एंड एवरी क्वालिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाउन। कि नाउन किसी शख्स का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है, या जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो
पॉजिटिव क्वालिटीज़ हूँ, गुड क्वालिटीज़ हूँ, बैड हूँ, नेगेटिव हूँ, वो सारी ऑल ऑफ द क्वालिटीज़ आर आल्सो इंक्लूडेड इन नाउन, इन द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन का आप नेम देख सकते हैं कि मिस ग्रेस, यहाँ पे आप कोई अपना नाम रख लें कि अब्रार रख लें, अली रख लें कि अली लाइक्स टू ईट चिकन, आप ये कह लें। तो अली क्या है, अली इज़ अ प्रॉपर नाउन, कि अली एक प्रॉपर एक मतलब है कि एक शख्स का नाम है, और वो शख्स क्या है, वो एक कोई आम शख्स नहीं है बल्कि एक प्रॉपर आदमी है जिसका नाम अली है। तो ये पर्सन का नेम हो या फिर प्लेस आप कह लें कि लाहौर इज़ एन ओल्ड सिटी, ठीक है। तो लाहौर क्या है, ये एक जगह का नाम है। इसी तरह आप किसी चीज़ का नाम रख सकते हैं कि दिस चेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल टू सिट, कि ये चेयर मतलब है कि बैठने के लिए बड़ी आरामदेह है। तो चेयर क्या है, चेयर इज़ अ नाउन, क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है। इसी तरह जो क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट वैल्यू टू पोजेस, कहते हैं कि जी ईमानदारी ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये अपनाई जाए। टू पोजेस यानी कि इसको हासिल किया जाए, इसको इस पे मलका हासिल किया जाए। तो ऑनेस्टी क्या है जी, इट इज़ द नेम ऑफ ए क्वालिटी, ठीक है। इसी तरह लाई, आप झूठ बोलना, तो लाई इट इज़ अ बैड क्वालिटी, तो वो भी किस में आएगा, नाउन में। यानी कि इन द एंड वी कैन से दैट कि नाउन मतलब है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, यानी ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ठीक है। आगे इसकी डिवीजन कुछ मैंने बात कर दी कि प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं, आगे आएगी। अच्छा, एक है जी वर्ब, हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच एक गुजर गया हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, नाउन, ठीक है। उसके बाद है जी वर्ब, तो वर्ब हम कहते हैं फेल को, काम को। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्या है जी, शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। ये नहीं होता कि हर काम यानी कि जो वाकई हो रहा हो, हम कहते हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट है यानी फ़ाइल है, जिस पे काम वाकई हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है यानी कि मफ़ऊल है, और उसके बाद क्या है जी, जो काम वाकई हो रहा है वो वर्ब है, वो फेल है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकेशन की है कि हर एक्शन ही वर्ब नहीं होता, बल्कि कुछ हालतें, मतलब है कि कुछ हालतें भी वर्ब बनती हैं, फेल बनती हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले दूसरी एग्जांपल को देखें, ये जो है ना, ये लिखी है ना, ये वाली स्टेट ऑफ बीइंग, ये जो एरो है। अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी हालत में होना। ही वॉज सैड दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग, कि वो अफसुर्दा था उस ख़ास सुबह में, यानी कि किसी ख़ास सुबह की, किसी ख़ास दिन के आगाज़ की बात हो रही है, कि मतलब है कि ही वॉज सैड दैट संडे, कि वो उस इतवार को अफसुर्दा था। तो ये जो वाज सैड है ये कोई एक्शन नहीं है, कि मतलब है कि किसी ने कोई काम नहीं किया, ना ही किसी पे वाक़ हुआ है, बल्कि इट इज़ द नेम ऑफ ए स्टेट, मतलब है कि इस जुमले में क्या चीज़ बयान हो रही है, एक स्टेट, एक हालत बयान हो रही है जो कि अफसुर्दगी की है। तो ये जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है यानी कि किसी हालत में होना, इसको भी वर्ब्स में शुमार किया जाता है। तो पहला तो एक्शन ही है, जो पहली एग्जांपल है कि ही वॉज रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में से जंगल में दौड़ रहा था। तो दौड़ रहा था, कौन दौड़ रहा था, वो कहाँ दौड़ रहा था, जंगल में। तो ये तो एक एक्शन है, यानी कि दौड़ने का काम हो रहा है, लेकिन अफसुर्दगी का कोई एक्शन नहीं है, कि उसमें कोई उसका फिज़िकल ऑर्गन इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये एक स्टेट है, मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि ही वॉज़ हैप्पी, मतलब है कि ही इज़ हैप्पी टुडे, ठीक है। और या मैं कहता हूँ कि ही वॉज़ हैप्पी यस्टरडे, कि वो कल खुश था। तो खुश होना ये कोई फेल नहीं है, मतलब है कि कोई एक्शन नहीं है, कि जो वो कोई खुशी का काम कर रहा होगा तो वो
एक्शन में आएगा। जस्ट वो खुश था तो ये एक हालत है, वो अफसरदा था ये एक हालत है, वो परेशान था ये एक हालत है, वो पुरस्कून था ये एक हालत है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी वर्ब जिसको हम फेल बोलते हैं, तो फेल में दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, एक्शन भी और हालत भी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। बाकी अगर कुछ चीज़ें क्लियर ना हो तो वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दो हो गए हमारे। नेक्स्ट है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम उर्दू में या अरबी में बोलते हैं जी इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। इन्होंने सिंपल डेफिनेशन कर दी कि प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, या आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है। अब आप ये जुमला देखें कि स्टीफन वाज स्टडिंग फॉर द मिड टर्म एग्जाम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज 3 o'clock इन द मॉर्निंग। स्टीफन एक शख्स का नाम है कि स्टीफन मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था जब उसको पता चला, व्हेन ही रियलाइज, तो ये जो ही है ये किसकी जगह पे आया, ये स्टीफन की जगह पे है। तो स्टीफन जो बजाते खुद स्टीफन क्या है, स्टीफन क्योंकि एक शख्स का नाम है इसलिए ये नाउन है, तो इसकी जगह पे ही आ गया। तो हमने कहा कि प्रोनाउन होता ही वो है जो नाउन की जगह पे आ जाए, जो नाउन की जगह ले ले। तो यहाँ पे ही क्या है कि उसको एहसास हुआ, उसने फील किया कि ये सुबह के 3 बज गए हैं, यानी कि सारी रात पढ़ते पढ़ते गुजर गई है। तो ये जो ही आया है ये क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। नीचे उन्होंने कहा है जी देयर आर एक्चुअली मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की बहुत सी अकसाम है। ठीक है, कुछ ये बताते हैं आपको। पर्सनल होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। इनमें से कुछ आपको मशहूर आगे बताएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम कहते हैं जी इसमें सिफ्त को, इसको उर्दू में भी और अरबी में हम क्या बोलते हैं जी इसमें सिफ्त। डिस्क्राइब्स अ नाउन, ये क्या करता है जी, ये आप कह सकते हैं कि किसी नाउन की वजाहत करता है, उसको खोल के बयान करता है, उसको क्लासीफाई करता है, उसको मज़ीद आप क्या लें कि एक्सप्लेन करता है किसी नाउन को। जब मैंने कहा कि मैं कहता हूँ उज़्मा, उज़्मा इज़ अ प्रॉपर नाउन, यानी कि वो एक नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन है, मतलब है कि इसमें मारिफा है। लेकिन जब मैंने कहा द ब्यूटीफुल उज़्मा, तो इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जिसने उज़्मा को डिस्क्राइब किया है। कि मैंने कहा उज़्मा तो ब्यूटीफुल ने कहा कि जस्ट उज़्मा नहीं बल्कि खूबसूरत उज़्मा। ठीक है, तो जो वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, किसी नाउन को मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन दे, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब देख सकते हैं कि द ब्यूटीफुल वूमेन ओनली वांटेड अ कपल ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़। तो मतलब है कि द ब्यूटीफुल वूमेन ओनली, कि सिर्फ खूबसूरत औरत ने चाहा अ कपल ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़, जूतों का एक जोड़ा। तो वूमेन क्या था, वूमेन था एक नाउन, और ये नाउन की कौन सी टाइप में आएगा, ये कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि किसी ख़ास औरत का नाम जिक्र नहीं किया गया, जस्ट वूमेन का है। तो वूमेन कोई भी औरत हो सकती है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन ये है कि जिसमें मतलब है कि तखसीस ना की गई हो, स्पेसिफिकेशन ना हो। ठीक है, तो वूमेन को डिस्क्राइब किस वर्ड ने किया, ब्यूटीफुल ने, कि औरत नहीं बल्कि खूबसूरत औरत। तो ये जो सिफ्त आई औरत के साथ में, इसने इस वूमेन को, इस नाउन को मज़ीद क्लासीफाई कर दिया, इसको मतलब है कि और खोल के बयान कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। आगे एक और दूसरी एग्जांपल है द रेनी डे मेड अस इवन सैडर, कि जो बारिश वाला यानी कि बरसात का दिन था उसने हमें और अफसरदा कर दिया। मतलब है कि हम पहले से अफसरदा थे, उसने इवन सैडर मतलब है कि और अफसरदा कर दिया। तो डे क्या है जी, डे एक नाउन है। ठीक है, दिन का नाम है, मतलब है कि दिन है, डे, डे इज़ अ नाउन। तो कौन सा दिन, रेनी डे, बारिश वाला दिन। तो रेनी क्या है, ये इसका इसमें सिफ्त है, यानी कि इसने डे को एक्सप्लेन किया कि किस दिन की बात हो रही है, बारिश वाले दिन की बात हो रही है। तो ये रेनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क ये होता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है किसको, इसमें सॉरी नाउन को, लेकिन जो एडवर्ब होता है ये डिस्क्राइब कर रहा होता है वर्ब को। यानी कि जैसे एडजेक्टिव वजाहत करता है किसी नाउन की, किसी इस्म की, चाहे वो कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, लेकिन जो एडवर्ब है वो उसी तरह बिल्कुल किसी वर्ब की, किसी फेल की वजाहत कर रहा होता है। जैसे आप देखें कि द लिटिल गर्ल वॉकड हैप्पीली थ्रू द पार्क, कि छोटी बच्ची खुशी खुशी चली पार्क में, पार्क में से गुजरी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है जी वॉक, यानी कि चलना। ये है एक एक्शन, ये एक एक्शन वर्ब है। वो कैसे चली, खुशी खुशी। अब आप देखें कि हैप्पीली क्या है, हैप्पीली एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि इसने वर्ब को डिस्क्राइब किया। वर्ब था वॉक, चलना, तो इसने बताया कि वो सिर्फ चली नहीं बल्कि खुशी खुशी चली है। ठीक है, इसी जुमले में आप देखेंगे, इसी जुमले में एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हुआ है। एडजेक्टिव क्या है? वो है जी लिटिल। गर्ल क्या था? गर्ल था एक नाउन, एक इस्म। तो लिटिल ने आके उसको डिस्क्राइब किया है जी सिर्फ लड़की नहीं बल्कि छोटी लड़की, लिटिल। तो लिटिल हो गया एडजेक्टिव इसमें सिर्फ, और हैप्पीली ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि हैप्पीली ने आके वॉक को डिस्क्राइब किया है, यानी वर्ब को डिस्क्राइब किया है, और लिटिल ने आके गर्ल को डिस्क्राइब किया है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब। ठीक है, और आगे आप कह सकते हैं कि द ऑर्फन हंगरली एट द हॉट डिश, कह लें आप स्ट्यू की जगह। ये एक ख़ास डिश होती है अंग्रेज़ों के यहाँ। अच्छा, कि यतीम बच्चे ने हंगरली यानी कि बड़े भूखे से अंदाज में खाया हॉट किसी गर्मा गर्म डिश को। तो एट क्या है? ईट की दूसरी फॉर्म खाना। तो हंगरीली ने इसको डिस्क्राइब किया है कि उसने कैसे खाया, ऐसे कि जैसे भूखे अंदाज से खाया जाता है। कोई काफ़ी दिनों से भूखा हो तो वो खाता है। किसने खाया? ऑर्फन ने। अब ऑर्फन एक नाउन है, ठीक है, इसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अगर इसको कोई डिस्क्राइब कर रहा हो तो हम उसको एडजेक्टिव का नाम देते, बल्कि जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बयान हुई है वो वर्ब की है कि खाया कैसे गया है, ऐसे जैसे भूखा खाता है। तो क्योंकि खाना एक वर्ब है तो उसको डिस्क्राइब किया गया, तो इसलिए हंगरली क्या होगा? ये एडवर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद है जी कॉन्जंक्शंस। इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जैसे ये ट्रेनों के जंक्शंस होते हैं जहाँ पे जोड़ मतलब है कि ट्रेनें वो मतलब है कि राउंड लेती हैं, सॉरी राउंड नहीं, मतलब है कि कट लेती हैं, तो वहाँ पे जंक्शंस होते हैं या क्रॉसिंग उनकी पड़ती है, तो जंक्शन होते हैं। जंक्शन हम बोलते हैं जी जोड़ को। ठीक है, तो कॉन्जंक्शन से उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है कि वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स फ्रेजेस आर सेंटेंसेस, कि कॉन्जंक्शंस हम उन अल्फाज को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों को या दो फ्रेजेस को, यानी दो छोटे जुमलों को, आर सेंटेंसेस या दो पूरे जुमलों को आपस में मिला दें। अब आप देखें, मेट एंड मैरी लव टू कुक, कि मेट और मैरी ये दोनों मतलब है कि लड़कियों के नाम हैं। आप कह लें उज़्मा एंड इकरा लव टू कुक, या लव टू कुक, कि उज़्मा और इकरा खाना पकाना पसंद करती हैं। ठीक है, तो उज़्मा एंड इकरा, उज़्मा भी एक वर्ड है और इकरा भी एक वर्ड है, तो इन दोनों को जॉइन किसने किया है, इनको मिलाया किसने है? एंड ने, तो इसलिए एंड कॉन्जंक्शन है। इसी तरह आगे देखें, यू विल गो टू स्कूल और यू विल फेल, तुम स्कूल जाओगे या फिर फेल हो जाओगे। तो इन दोनों फ्रेजेस को, ये दो छोटे जुमले, इनको मिला कौन है? और ओ आर और। आई एम हैप्पी बिकॉज आई जस्ट रिसीव्ड माई चेक, कि मैं खुश हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने अपना चेक रिसीव किया है। तो बिकॉज ने इन दो सेंटेंसेस को क्या कर दिया? कॉन्जंक्शन, यानी कि इनको मिला दिया है आपस में, जॉइंट कर दिया है, तो इसलिए बिकॉज इट इज़ अ कॉन्जंक्शन। इसी तरह इट हैज़ बीन क्लाउडी सिंस द मॉर्निंग, कि सुबह से आज बादल छाए हुए हैं। तो सिंस, फॉर, ये सारी चीज़ें जो दो क्लॉजेस को, दो अल्फाज को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रही होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं जी? कॉन्जंक्शंस। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद मैंने बात की थी आर्टिकल। आर्टिकल 3 ही होते हैं, देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स, दी, ए, एन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए जो है ये आता है एक के लिए, और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आता है, यानी कि जो इंग्लिश के वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अलावा किसी वर्ड से शुरू हो रहे होंगे उनसे पहले ए लगेगा, लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू इनसे जो स्टार्ट हो रहेंगे उनसे पहले एन लगेगा। लेकिन जब किसी ख़ास चीज़ की बात होगी, हमने तखसीस करनी होगी, उस वक्त हम दी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, एक्चुअली आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स एंड नॉट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। वो कहते हैं कि हम इनको अलहदा से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मानते, बल्कि ये एडजेक्टिव्स में ही शुमार होते हैं, यानी कि ये भी अस्माए सिफ्त के तौर पे ही आते हैं। इसकी आपको समझ आएगी कि दी बाइसाइकिल वाज नॉट ओनली रेड बट शाइनी, के बाइसाइकिल ना सिर्फ सुर्ख थी बल्कि चमकदार भी थी। अब आप देखें कि जब उसने कहा कि बाइसाइकिल ना सिर्फ सुर्ख रंग की है बल्कि चमकदार भी थी, अब इस जुमले से ही आपको पता चल रहा है कि किसी आम बाईसाइकिल की बात नहीं हो रही, या किसी मतलब है कि हर एक बाईसाइकिल के बारे में नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो इसने कहा है कि बाईसाइकिल ना सिर्फ सुर्ख थी बल्कि चमकदार भी थी, तो इसका मतलब है कि किसी ख़ास रेड कलर की बाईसाइकिल के बारे में बात हो रही, इसलिए दिया है। अगर हम कहें कि बाईसाइकिल वॉज नॉट ओनली रेड बट शाइनी, तो इसका मतलब है कोई कोई भी बाईसाइकिल हो सकती है, यानी कि किसी ख़ास बाईसाइकिल की बात नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पर्सन वाज कमिंग टू मी, कि शख्स मेरी तरफ आ रहा था, तो इसका मतलब है कि मुझे पता नहीं है कि कौन सा शख्स है, तो कोई आम शख्स की बात है, कोई किसी ख़ास बंदे की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं कह दूं कि द पर्सन वाज कमिंग टू मी वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि जो शख्स मेरी तरफ आ रहा था ना वो मेरे लिए बड़ा अहम था। तो जब मैंने दी पर्सन कह दिया तो इसका मतलब है कि मैं हर शख्स जो मेरी तरफ आ रहा था उस हर एक की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनमें से किसी एक ख़ास बंदे की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दी इस्तेमाल किया। तो दी तखसीस के लिए आता है। ठीक है, दी जिस चीज़ के साथ लग जाए, चाहे वो आम भी हो, लेकिन वो ख़ास चीज़ का माना देती है। ठीक है, उसके बाद जी, अ येलो मून ऑलवेज अपीयर्स इन अक्टूबर, कि जो पीला येलो टाइप चांद होता है वो हमेशा अक्टूबर में नमूदार होते हैं। तो आ येलो यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, वाई कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इससे पहले काउंट करने के लिए ए आएगा। और एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक्सीलेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, ई साउंड है, तो ये एक वॉल साउंड है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से है, तो इसलिए एन हो रहा है। कैरी पास्ट ऑल हिज एग्ज़ाम्स, यानी कि एक शानदार स्टूडेंट कैरी है, उसने अपने तमाम इम्तिहानात पास कर लिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जो क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन किसको बोलते हैं हम? प्रेपोजिशन अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन दैट इट टेक्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। कि जो प्रपोजिशन होती है ये लिंक करती है, ये रिलेशनशिप कायम करती है नाउन के साथ, और बाकी जितने अज्जा होते हैं किसी जुमले के, उनके बारे में हमें उनकी पोजीशन के बारे में बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने कहा कि द कैट वाज ऑन द टेबल, तो कैट क्या है? कैट एक नाउन है, तो प्रपोजिशन हमें बताती है कि कैट की पोजीशन क्या है, कि बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, साइड पे बैठी हुई है, ऊपर बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है। तो मतलब है कि इसका क्या काम होता है प्रपोजिशन का? प्रपोजिशन हमें ये बताती है कि जुमले में जितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, यानी एक सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल हुआ है, वो सब्जेक्ट बन रहा है, उसके बाद कोई उसका ऑब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब होगा। ठीक है, अगर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है तो प्रपोजिशन हमें उन सारी चीज़ों को आपस में रिलेशनशिप शो करती है और हमें सब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताती है। जैसे द डॉग वाज अंडर द टेबल, कि कुत्ता कहाँ था? मेज़ के नीचे। तो डॉग क्या है जी? डॉग नाउन है, तो
उसकी पोजीशन क्या है जी, अंडर द टेबल। तो अंडर क्या है, इटसेल्फ, अंडर इज अ प्रेपोजिशन, ऑन इज अ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दीज आर सम कॉमन प्रेपोजिशंस वो आपको बता दी कि फॉर, ऑन, टू, अप, एट, अंडर, अबव, टूवर्ड, विद, बिटवीन, इन, बिहाइंड, फ्रॉम, अपॉन, इन, टू, ऑफ, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा जी इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव वर्ड्स कि जिनसे हम अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का मतलब है कि अपने एहसासात का, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ठीक है, अफसरदगी के आलम में हम जो मतलब है कि यकदम आप कह लें, या मतलब है कि बिला सोचे समझे हम फौरी से कुछ अफसरदगी का इजहार करने के लिए जो अल्फाज बोलते हैं, या खुशी में खुशी के आलम में हम कुछ अल्फाज बोलते हैं, तो ये जो हमारे जज्बात एहसासात का इजहार होता है, तो वो जिन वर्ड से होता है उन वर्ड्स को, यानी कि उन एक्सप्रेसिव वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वाओ, वाओ यू नॉक्ड दैट बॉल आउट ऑफ द पार्क। ये क्रिकेट की बात हो रही है कि वाओ क्या बात है कि आपने ये बॉल जो है आउट ऑफ द पार्क, यानी पार्क से, यानी ग्राउंड से बाहर फेंक दी, यानी कि आपने छक्का लगा दिया, तो वाओ खुशी का है, यानी कि वाओ। इसी तरह ओह यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि किसी को हिदायत की जा रही है कि तुम्हें तो अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। ओह यानी कि उसने बताया, किसी ने बताया होगा कि मैं बीमार हूँ, तो अगले बंदे ने अपने एक्सप्रेशन के इजहार किया कि ओह यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो इसी तरह हाँ, व्हाट डिड यू से, कोई बात किसी ने की, अगले बंदे ने गुस्सा कर ली, तो उसने कहा हाँ व्हाट डिड यू से। तो ये जो वाओ, ओह, हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कोई बंदा बता रहा था, उसको समझ नहीं आ रही, तो जब समझ आए तो वो कहते हैं नाउ आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो ये जितने वर्ड्स होते हैं जिनसे हम अपने एक्सप्रेशंस, अपने एहसासात, जज्बात का इजहार करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी, इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ठीक है, इस एक्टिविटी को हमने अब क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैं तो सॉल्व करूँगा ही, लेकिन सबसे पहले इस बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही है। अच्छा जी, ये हमारी एक एक्टिविटी थी, ये इसको आप दोबारा से फिर भी देखना, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया ना। उसके आगे ये हमारी आज की है असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे जुमले लिखे हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ा है आज, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है जी, इन जुमलों में से आइडेंटिफाई करना है कि जैसे हमने पहले एक्टिविटी की है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से और क्या क्या हैं। ठीक हो गया।